हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फर्स्ट टॉपिक जिहड़ा अज दा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन टू और मोर वेव मोशंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम superimpose one another, a new wave is formed in which resultant displacement at any instant is equal to vector sum of displacements due to individual waves। मान लो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल की कह रहा है कि मान लो दो या दो तो वध वेव मोशनस ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ट्रैवल कर रही ने, सेम मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैवल कर रही ने तो वह एक दूसरे उपर सुपर इंपोज हो रही ने, तो साढ़े को एक रिजल्टेंट नवी वेव जी प्रोड्यूस होएगी। तो उस वेव वो जी न्यू साढ़े को रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसका डिसप्लेसमेंट किस दे बराबर होएगा? इट विल बी इक्वल टू द वैक्टर सम ऑफ डिसप्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तुसीं डायग्राम दे विच देख सकते हो रिजल्टेंट वेव नूं वाई रिजल्टेंट डिसप्लेसमेंट नूं जिहड़ा है असीं वाई दे नाल डिनोट कर रहे हैं एंड रिजल्टेंट वेव जिहड़ी है ब्लू कलर दे नाल शो की गई है। मान लो कि दो वेव्स जिन्हों असीं ब्लैक एंड रैड पेन दे नाल रैड कलर दे नाल डिनोट कर रहे हैं। वेव्स दो वेव्स सेम मीडियम दे विच ट्रैवल कर रही ने। तो जे पहली डायग्राम दे विच तुसीं देखो तो दोवां दी जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है y1 एंड y2, हुण क्योंकि क्रैस्ट के उपर क्रैस्ट फॉल कर रही है, ट्रफ के उपर ट्रफ फॉल कर रही है, तो रिजल्टेंट डिसप्लेसमेंट जी है वो ग्रेटर है। सैकेंड डायग्राम के दोवें वेव्स जिहड़ियां ने सुपर इंपोज तो हो रही ने, बट एक दी क्रैस्ट दूसरी दे ट्रफ उपर फॉल कर रही है, सो रिजल्टेंट डिसप्लेसमेंट साडे कोल घट रही है। सो इस डायग्राम के सिंपली सुपर पोजीशन दिखाई गई है वेव्स की। Next comes coherent and incoherent addition of light waves. Light waves are electromagnetic waves। ये आपां 5th यूनिट दे विच पढ़ के आए हैं कि जिहड़ियां इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स लाइट्स वेव्स जिहड़ियां ने वो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने। एंड जिन्ने भी ऑप्टिकल फिनोमिना हुंदे ने उस दे विच इलैक्ट्रिक वैक्टर ज़्यादा रिस्पोंसिबल हुंदा। क्योंकि वैसे इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा, मैगनैटिक फील्ड हुंदा, बट सारे ऑप्टिकल इफैक्ट्स के विच असीं इलैक्ट्रिक वैक्टर नूं कंसीडर करते हैं। सो इट इज़ रिस्पोंसिबल फॉर ऑप्टिकल इफैक्ट्स। लेट ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट टॉपिक है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स आर इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। द इलैक्ट्रिक वैक्टर इज़ रिस्पोंसिबल फॉर ऑप्टिकल इफैक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। ये आप पढ़ के आए हैं कि जी लाइट वेव्स ने दे आर इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। दिस वी हैव स्टडीड इन यूनिट 5। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द इलैक्ट्रिक वैक्टर इज़ रिस्पोंसिबल फॉर ऑप्टिकल इफैक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स विच इलैक्ट्रिक फील्ड भी हुंदा है, मैगनैटिक फील्ड वैक्टर्स भी हुंदे हैं, बट इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर is responsible for optical effects. Let oscillating electric field produced at a point P by two sources। साढ़े कोल हुण दो sources ने and they are producing electric field at point P। So E1 is equal to A1 cos of omega 1 t plus phi 1 and E2 equal to A2 cos of omega 2 t plus phi 2। हुण इन्हां दी इंटेंसिटीज़ की ने I1 equal to K E1 square and I2 equal to K E2 square। सो I1 equal to K E1 square दे विच असीं E1 दी वैल्यू पुट कीती है। सो इट इज़ इक्वल टू K A1 square cos square omega 1 t plus phi 1 and for I2 equal to K A2 square cos square of omega 2 t plus phi 2। Since average value of cos x over full cycle is 0 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ओवर फुल साइकिल इज़ हाफ। ये सानू वैल्यूज़ नू याद रखना पेगा। देयरफॉर I1 कितना बन जाएगा? I1 इज़ इक्वल टू K A1 स्क्वायर बाय 2 एंड I2 इज़ इक्वल टू K A2 स्क्वायर बाय 2।
राइट। लेट इलैक्ट्रिक फील्ड्स सुपर इंपोज एंड इल्यूमिनेट द सेम पॉइंट। हुण मान लो कि जिहड़े इलैक्ट्रिक फील्ड्स ने सुपर इंपोज हो रहे हैं तो सेम पॉइंट ते जाके जिहड़े ये सेम पॉइंट नूं इल्यूमिनेट कर रहे हैं। सो उस पॉइंट ते इंटेंसिटी कितनी होएगी, इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी के E1 प्लस E2 होल स्केयर, क्योंकि सुपर इंपोज हो रहे हैं तो इंटेंसिटीज़ की हो जानी है ऐड। सो E1 प्लस E2 होल स्केयर के उपर A प्लस B होल स्केयर का फॉर्मूला लगा के असी इत्थे ब्रैकेट नूं ओपन किया एंड इहदा इक्वेशन इज़ इक्वल टू के E1 स्केयर प्लस के E2 स्केयर प्लस 2 के E1 E2। हुण इत्थे के E1 स्केयर I1 स्केयर है प्लस के E2 स्केयर की वैल्यू असीं पुट की है I2 स्केयर। हुण इत्थे साडे कोल एक थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, इसनूं असीं कह रहे हैं I12, जिसनूं असीं इंटरफेरेंस टर्म का नाम दिता है एंड दिस इंटरफेरेंस टर्म I12 इज़ इक्वल टू 2 के E1 E2। सो इत्थे E1 एंड E2 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ ने वो पुट कीतियां ने। नाउ यूज़ फॉर्मूला 2 cos A cos B इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। सो I12 इज़ इक्वल टू K A1 A2 ब्रैकेट cos ऑफ ओमेगा 1t प्लस फाई 1 प्लस ओमेगा 2t प्लस फाई 2। सो तुसीं इत्थे की लैके चल रहे हो, क्योंकि तुसीं फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो 2 cos A cos B वाला। सो तुसीं उपर A नूं तुसीं कंसीडर करोगे A इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस फाई 1 एंड B इक्वल टू ओमेगा 2t प्लस फाई 2। सो फॉर्मूला लगा के असी जिहड़ा है नैक्सट स्टैप ऑबटेन किया। नैक्सट कम्स I12 इक्वल टू के A1 A2 करली ब्रैकेट cos ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आउटसाइड t। हुण नैक्सट स्टैप दे विच असी t वाले फैक्टर्स नूं इकट्ठा किया, सो t नूं कॉमन कढ लिया एंड फाई वाले फैक्टर्स नूं असी अलग तो ब्रैकेट दे विच रख लिया प्लस cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आउटसाइड t प्लस फाई 1 माइनस फाई 2। सो इत्थे साडे कोल ये दो टर्म्स बन गईयां। इन्हां टर्म्स नूं मैं रिप्रजेंट किया 1 एंड 2 दे नाल। टेकिंग एवरेज ऑफ I12 ओवर फुल साइकिल फस्ट टर्म इज़ 0। जे असीं I12 का फुल साइकिल के उपर एवरेज लवांगे तो साडे कोल फस्ट टर्म हमेशा 0 होएगी। कहंदा सैकेंड टर्म भी 0 हो सकती है कदों, इफ ओमेगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, ये कंडीशन है। बट कहंदा जे ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 है उस कंडीशन दे विच यह टर्म की बनेगी, इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म I12 इक्वल टू, क्योंकि हुण देखो फस्ट टर्म तो 0 ही है, सैकेंड टर्म दे विच असीं जिहड़ी है वैल्यू पुट कर रहे हैं के A1 A2 cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1। मतलब मैं इत्थे ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 रखिया, सैकेंड टर्म दे विच ओमेगा की वैल्यू पुट की है। सो cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 आउटसाइड t प्लस फाई 1 माइनस फाई 2। इतों साडे कोल I12 कितना आ गया, इंटरफेरेंस टर्म 2 रूट I1 I2 cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। So to obtain interference we need two sources with same frequency with constant phase difference। हुण इत्थों असीं की कनक्लूड कर रहे हैं कि जे असीं इंटरफेरेंस obtain करनी है तो साडे कोल दो सोर्सिस होने चाहिए ने जिन्हां दी फ्रीकुएंसी सेम होवे ते कॉन्सटेंट फेस डिफरेंस होवे, ते इह जे सोर्सिस नूं असीं कोहेरेंट सोर्सिस लै रहे हैं। ठीक, क्योंकि तुसीं ये देखो आपां हुणी इत्थे कह के हटे कि फस्ट टर्म तो चलो 0 है, ठीक, सैकेंड भी कहता 0 हो जाएगी जे ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 नहीं होए, ओमेगा 1 विल बी नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। जे टर्म 1 भी 0 है, टर्म 2 भी 0, फिर तो इंटरफेरेंस टर्म 0 हो जाएगी, इंटरफेरेंस तो होएगी ही नहीं। सो इंटरफेरेंस होने वास्ते ओमेगा 1 किस दे इक्वल होना चाहिए, ओमेगा 2 दे। आही चीज़ आप इत्थे लिखी है दैट टू obtain इंटरफेरेंस वी नीड टू सोर्सिस विद सेम फ्रीकुएंसी एंड कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस। एलिमिनेशन बाय कोहेरेंट सोर्सिस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I12। हुण इत्थे नैक्सट स्टैप दे विच असीं I12 की वैल्यू पुट की है, हुणे पिछे कैलकुलेट किया 2 रूट I1 I2 cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। कहंदा इफ फेस डिफरेंस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, हुण जे कहंदा
फेस डिफरेंस कॉन्सटेंट नहीं होएगा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫॉर इंटरफेरेंस फेस डिफरेंस की होना चाहिए कॉन्सटेंट। बट जे कहता फेस डिफरेंस कॉन्सटेंट नहीं है तो जेड़ा कॉस वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है इसका एवरेज ओवर फुल साइकिल की हो जाएगा जीरो। अगेन इंटरफेरेंस टर्म जीरो, जब टर्म इंटरफेरेंस टर्म ही जीरो होगी तो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस, सो आई विल बी इक्वल टू सिंपली I1 प्लस I2। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेज। द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कॉन्टिन्यूस light waves of some wavelength of same wavelength, same frequency and in same phase are called coherent sources। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ obtain the interference we need two sources with same frequency and with constant phase difference। ਇਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸ। ਸੋ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ obtained by using two independent sources of light। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ obtain ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਮਿਟ ਵੇਵਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਵਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੈਨ ਨਾਟ emit waves continuously। Second point, the waves emitted by two independent sources of light do not have same phase difference or constant phase difference। सो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵੇਵਸ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਫੇਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ emitted from individual atoms of source when they return to ground state during de-excitation। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਟਮਸ ਲਾਈਟ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੀ-ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Even the smallest source of light contain billions and billions of such atoms। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ smallest source ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ billions and billions of atoms ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ excite and de-excite ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, right? So which obviously cannot emit light waves in same phase। so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ constant phase difference ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ same phase ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Such independent sources of light whose waves do not possess constant phase difference are called incoherent sources। so ਇਹ ਜੇ independent sources of light ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ constant phase difference ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ non coherent ਜਾਂ ਫਿਰ incoherent sources ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। conditions for obtaining two coherent sources of light। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ conditions ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ obtained from ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੋ ਸੋਰਸਿਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲਾਈਕ ਸੋਰਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਟੂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇजेस ਆਫ ਸੇਮ ਸੋਰਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਹੈ two real images of same source। so these are the conditions for obtaining two coherent sources of light।